साल 1999 की बात है। कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में एक बहुत ही छोटे से किराए के गैराज में दो युवा कंप्यूटर साइंटिस्ट दिन रात कोडिंग कर रहे थे। बिल्कुल। मतलब उनके पास एक शानदार सर्च इंजन का आइडिया तो था, कुछ बेहतरीन एल्गोरिदम्स भी थे और एनर्जी की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन उनके पास एक क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी कि इस छोटे से प्रोजेक्ट को आखिर एक ग्लोबल पावर में कैसे बदला जाए। हाँ, वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। सही कहा। और तभी वहां एक निवेशक यानी इन्वेस्टर आता है और उन्हें पैसों के साथ साथ एक सफेद पेपर पर लिखा हुआ गोल सेटिंग का एक बहुत ही आसान सा मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है। और आज हम उस गैराज वाले स्टार्टअप को गूगल के नाम से जानते हैं। क्या बात है। तो आखिर वो फॉर्मूला क्या था जिसने एक छोटे से गैराज प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में बदल दिया? आज हम इस बारे में बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और वैसे ये कहानी आज भी सिलिकॉन वैली में किसी लेजेंड की तरह सुनाई जाती है। वो निवेशक और कोई नहीं बल्कि जॉन डोर थे। और देखिए, जॉन डोर सिर्फ एक आम वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि वेंचर कैपिटलिस्ट का काम बस स्टार्टअप्स में पैसा लगाना और भूल जाना होता है। हाँ, लगता तो यही है कि बस फंड दे दिया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं। असल में जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरह के ऑपरेशनल डॉक्टर होते हैं। मतलब वो कंपनीज के अंदर देखते हैं, उनकी सिस्टम वाली बीमारियों को, उनकी खामियों को पहचानते हैं और फिर उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं जिससे वो बहुत तेजी से और सेफ तरीके से ग्रो कर सकें। और जॉन डोर ने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को भी वही स्ट्रक्चर दिया था, राइट? हाँ, एकदम वही स्ट्रक्चर। तो आज के इस डीप डाइव में हम उसी स्ट्रक्चर, उसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं जो जॉन डोर की बहुत ही मशहूर किताब मेजर व्हाट मैटर्स में डिटेल में दिया गया है। और मैं सबको बता दूं कि ये किताब सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो अपनी कड़ी मेहनत को एक सही दिशा देना चाहता है। क्योंकि होता क्या है कि हम सब मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, पर बिना डायरेक्शन की मेहनत सिर्फ थकावट देती है, रिजल्ट्स नहीं। तो चलिए इस किताब के उस मेन फ्रेमवर्क को समझते हैं जिससे सिलिकॉन वैली की भाषा में OKRs कहा जाता है। ये नाम थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, पर इसके पीछे का असल लॉजिक क्या है? अगर हम इसकी टेक्निकल वर्ड्स को हटा दें तो ये बहुत ही सीधा और पावरफुल आइडिया है। देखिए, OKRs दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑब्जेक्टिव्स और की रिजल्ट्स। ओके। इसका पहला हिस्सा है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। ये बस इस एक सवाल का जवाब है कि हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। यानी हमारी मंजिल क्या है? बिल्कुल। ये दिशा तय करता है और लोगों में एनर्जी भरता है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना काफी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तो ये एक सपना तो हो सकता है पर कोई सॉलिड प्लान नहीं है। हाँ, वो तो हवा में बातें करने वाली बात हो गई। वही तो। और यहीं पर इसका दूसरा हिस्सा जुड़ता है, की रिजल्ट्स यानी प्रमुख परिणाम। ये हमें बताता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव तक आखिर पहुंचेंगे कैसे। अच्छा, तो इसको थोड़ा डेली लाइफ से जोड़ते हैं। क्या हम इसे एक GPS नेविगेशन सिस्टम की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? मतलब मान लीजिए हमने GPS में अपनी मंजिल डाल दी, जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। सही है। अब GPS हमें जो सनीक इंस्ट्रक्शंस देता है कि 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट लीजिए या अगले चौराहे से हाईवे पकड़िए, वो हमारे की रिजल्ट्स हो गए। और अगर कोई रास्ता बंद मिलता है तो हम नया रास्ता निकाल लेते हैं, स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं, पर हमारी मंजिल वहीं रहती है। वाओ, ये सच में एक बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। और GPS की ही तरह आपके जो की रिजल्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। किताब में मरिसा मेयर का एक बहुत ही मजेदार रूल बताया गया है। क्या रूल है वो? वो कहती हैं कि अगर किसी गोल में कोई नंबर या संख्या नहीं है तो वो की रिजल्ट हो ही नहीं सकता। वेट, सच में बिना नंबर के वो काउंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। वो बस एक विश या ख्वाहिश बनकर रह जाएगा। किसी भी की रिजल्ट को टाइम बाउंड और मेजरेबल होना ही पड़ेगा। ये बात तो काफी लॉजिकल लगती है, पर एक बात सोचिए, अगर ये इतना ही आसान है तो आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या ये गूगल ने ही बनाया था या इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है? क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम अचानक एक दिन में तो नहीं बन जाता। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। इसकी जड़ें काफी पुरानी है। 1970 के दशक में इंटेल कंपनी के अंदर इसका जन्म हुआ था। अच्छा, इंटेल में? हाँ, उस वक्त इंटेल के CEO एंडी ग्रोव थे
और एंडी ग्रोव को ही मॉडर्न मैनेजमेंट का और OKRs का पिता कहा जाता है। उस दौर में इंटेल एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। हुआ ये था कि मोटोरोला नाम की कंपनी ने एक नया और बहुत फास्ट माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में उतार दिया था। ओह, तो इंटेल के लिए तो खतरे की घंटी बज गई होगी। बिल्कुल बज गई थी। इंटेल का मार्केट शेयर बहुत तेजी से गिर रहा था, कंपनी बंद होने की कगार पर थी। तब एंडी ग्रोव ने एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन क्रश। ऑपरेशन क्रश नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं था, बल्कि एकदम वॉर जोन वाली तैयारी थी। हाँ, ये एक बिजनेस वॉर ही थी। एंडी ग्रोव का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर फिलॉसफी था। उनका मानना था कि बिजनेस की दुनिया में आपके पास कितना नॉलेज है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस बात से फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उस पर एक्शन कैसे लेते हैं, बस यही मैटर करता है। वाह, ये तो बहुत डीप बात है। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने पूरी कंपनी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य पर लगा दिया, मोटोरोला को मार्केट से बाहर करना। से पहली पावर यानी सुपर पावर 1 निकल कर आती है फोकस एंड कमिट टू प्रायोरिटीज, यानी अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करना और उनके प्रति पूरी तरह कमिट रहना। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। फोकस करने का मतलब आखिर क्या है? क्योंकि एक एग्जाम्पल से सोचिए, अगर हम एक कांच के जार को पहले रेत यानी सैंड से भर दें तो क्या उसमें बड़े पत्थर आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं बचेगी। वही तो, हमें सबसे पहले उसमें बड़े पत्थर रखने होंगे जो हमारे मेन गोल्स हैं। हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, पर जब कोई कंपनी कहती है कि हम फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो एक साथ 25 गोल्स नहीं बना लेते हैं? और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जॉन डॉर अपनी किताब में साफ कहते हैं कि फोकस का मतलब हर अच्छी चीज को हाँ कहना नहीं है। अच्छा। हाँ, फोकस का असली मतलब है सैकड़ों बहुत अच्छे आइडियाज को ना कहना। एक टाइम पर आपके पास 3 से 5 से ज्यादा OKRs होने ही नहीं चाहिए। मतलब अगर 5 से ज्यादा हैं तो आप फोकस नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। जब हम सब कुछ ट्राई करते हैं तो असल में हम कुछ भी अचीव नहीं कर रहे होते। इसको न्यूना हेल्थ के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। न्यूना हेल्थ केयर, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें फोकस की पावर सिखाई? न्यूना एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए डेटा एनालाइज करता है। तो शुरुआत में जब उन्होंने OKRs लगाने का ट्राई किया तो उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारे गोल्स बना लिए। टिपिकल स्टार्टअप मिस्टेक। हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, नई हायरिंग, उन्हें लगा सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और इसका नतीजा क्या निकला? पूरी टीम कंफ्यूज हो गई। कोई भी गोल टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर उनके लीडर्स को समझ आया कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने सब कुछ रोक दिया। सब कुछ रोक दिया? हाँ, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर लगा दिया। यानी उन्होंने बाकी सारे अच्छे लेकिन कम जरूरी रास्तों को बिल्कुल बंद कर दिया। एकदम सही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ US गवर्नमेंट के 74 मिलियन लोगों के हेल्थ डेटा को सिक्योर करने के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस किया। इस एक गोल के चक्कर में उन्हें अपने बाकी सारे छोटे प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डालने पड़े। ये तो काफी बड़ा रिस्क था, लेकिन उस सिंगल लेजर फोकस का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने उस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया। और सिर्फ न्यूना ही नहीं, रिमाइंड नाम के एक ऐप ने भी शुरू में अपना पूरा फोकस सिर्फ एक मैट्रिक पर रखा था। क्या था वो मैट्रिक? टीचर्स का एंगेजमेंट। बस बाकी हर मैट्रिक को उन्होंने इग्नोर कर दिया था उस वक्त। ये बहुत क्लियर है कि जब हम अपनी एनर्जी को कम दिशाओं में लगाते हैं तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन चलिए इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लीजिए अपर मैनेजमेंट ने 3 बड़े गोल्स सेट कर लिए। ठीक है। अब एक बहुत बड़ी कंपनी में जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहां कोई ये कैसे इंश्योर करेगा कि 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बिना जाने एक दूसरे के अगेंस्ट काम न करने लगें? यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि ये एक बहुत ही कॉमन और बड़ी प्रॉब्लम है हर बड़ी कंपनी की। पुराने कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन को एक पावर समझा जाता था और उसे टॉप मैनेजमेंट तक ही छिपा कर रखा जाता था। हाँ, बस ऑर्डर नीचे आते थे। वही ना, बॉस ने एक टारगेट दे दिया और नीचे के एम्प्लॉइज बस अंधेरे में अपना काम कर रहे, उन्हें बड़ी पिक्चर का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन OKRs ने इस सिस्टम को तोड़ दिया
और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को अपनी दूसरी सुपर पावर बनाया, जिसे कहते हैं अलाइन एंड कनेक्ट फॉर टीम वर्क। MyFitnessPal और Intuit जैसी बड़ी कंपनीज ने इस ट्रांसपेरेंसी को एक हथियार की तरह यूज किया। पर ट्रांसपेरेंसी का यहाँ असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी में हर किसी को पता होता है कि दूसरा इंसान किस गोल पर काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, पर गूगल में आज भी उनके सीईओ से लेकर एक न्यूली ज्वाइंट इंटर्न तक हर किसी के OKRs कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पर पब्लिक होते हैं। वेट, मतलब एक इंटर्न देख सकता है कि सुंदर पिचाई क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई भी एम्प्लॉय सर्च कर सकता है कि इस क्वार्टर में सुंदर पिचाई का मेन फोकस क्या है। अब सोचिए, जब एक जूनियर इंजीनियर देखता है कि टॉप लीडरशिप कहाँ जा रही है, तो वो अपने छोटे से टास्क को उस बड़ी पिक्चर से अलाइन कर पाता है। इसे ही असली अलाइनमेंट कहते हैं। वाओ, लेकिन क्या हम इस पर थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर मेरा हर गोल, मेरा डेली परफॉर्मेंस, मेरी कामयाबी और मेरी नाकामयाबी, सब कुछ पूरी कंपनी के सामने खुली किताब की तरह है, तो क्या इससे ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं बढ़ेगी? मतलब क्या ये लोगों पर माइक्रो मैनेजमेंट जैसा प्रेशर नहीं डालेगा कि बॉस हर पल मेरी गलतियों पर नजर रखे हुए? ये एक बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है। देखिए, अगर कंपनी का कल्चर ठीक नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी सच में डर पैदा कर सकती है, और यहीं पर काम आती है सिस्टम की तीसरी सुपर पावर, ट्रैक फॉर अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही के लिए ट्रैकिंग। ओके। यहाँ जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसी को पनिशमेंट देना या पॉइंट आउट करना बिल्कुल नहीं है। यहीं से साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मानसिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जॉन डॉर अपनी किताब में बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं कि OKRs को कभी भी किसी एम्प्लॉय के बोनस या उसकी सैलरी ग्रोथ के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं करना चाहिए। वेट, ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। यानी अगर मैं अपने गोल्स मीट नहीं कर पाया तो मेरी सैलरी नहीं कटेगी? एकदम सही, क्योंकि ट्रैकिंग का असली मकसद डंडे मारना नहीं है, बल्कि डेटा देखकर रास्ते को ठीक करना है, यानी कोर्स करेक्शन करना है। भाई, GPS वाली बात? हाँ, जब हम GPS पे गलत टर्न ले लेते हैं तो GPS हम पर गुस्सा नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, वो बस क्वाइटली रास्ता रीराउट कर देता है। ये बहुत सही एग्जांपल दिया आपने। OKRs में ना एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो 0.0 से 1.0 के बीच काम करता है, और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि सिलिकॉन वैली की जो टॉप कंपनीज हैं, वहाँ 1.0 का स्कोर आना हमेशा अच्छी बात नहीं मानी जाती। क्या? ये तो अजीब पैराडॉक्स लग रहा है। मतलब 1.0 यानी 100% सक्सेस तो हर किसी को चाहिए ना, वो बुरी बात कैसे हो सकती है? नॉर्मल लाइफ में तो हाँ 100% अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी टीम का स्कोर लगातार 1.0 आ रहा है तो लीडरशिप को समझ आ जाता है कि ये टीम सेफ खेल रही है। अच्छा, यानी उन्होंने अपने गोल्स जानबूझकर इतने आसान रखे हैं कि वो आसानी से पूरे हो जाएं। OKR सिस्टम में एक परफेक्ट स्कोर 0.7 को माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका गोल सच में काफी मुश्किल था, आपने अपना 100% एफर्ट डाला, पर फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई। तो ये फेलियर को देखने का पूरा लेंस ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। ओह, पर वो तो एक नॉन प्रॉफिट NGO टाइप फाउंडेशन है जो डिजीज वगैरह से लड़ती है। वो लोग कॉर्पोरेट OKRs को कैसे यूज करते हैं? देखिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव मलेरिया जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों को खत्म करना है, पर वो बस इमोशन में आकर अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च करते। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट OKR सेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनका एक की रिजल्ट है कि अफ्रीका के किसी स्पेसिफिक गांव में 80% घरों तक मच्छरदानियां पहुंचानी है। अब वो अपने डेटा सिस्टम्स के थ्रू इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। ओके। अगर साल के बीच में ही डेटा बताता है कि सिर्फ 30% डिलीवरी हुई है, तो वो साल खत्म होने का वेट नहीं करते। कोर्स करेक्शन। हाँ, वो तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं, देखते हैं कि सप्लाई चेन में कहाँ दिक्कत आ रही है और अपनी अप्रोच बदल देते हैं। इसको कहते हैं बिना किसी को ब्लेम किए डेटा के बेसिस पर रास्ता ठीक करना। ये सच में बहुत ही क्लियर और फेयर सिस्टम लगता है। लेकिन मुझे अभी भी एक डाउट है। अगर 0.7 स्कोर को गुड माना जा रहा है तो लोग हार्ड गोल्स क्यों सेट करेंगे? मेरा मतलब है, अगर हम हमेशा उतना ही करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, तो दुनिया में कोई नया इनोवेशन, कोई नई खोज कैसे होगी? और बस यहीं से जन्म होता है इस किताब की चौथी और शायद सबसे चैलेंजिंग सुपर पावर का, स्ट्रेच। अमेजिंग। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। सिलिकॉन वैली की भाषा में इसे 10x गोल्स कहते हैं।
जॉन डॉ का क्लियर मानना है कि ग्रोथ यानी विकास दो तरह का होता है। एक होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जहां हम हर साल खुद को 10% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सब करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी होती है 10x ग्रोथ, यानी सीधा 10 गुना बढ़ना। और यही वो ग्रोथ है जो दुनिया बदल देती है। लेकिन क्या ये 10x ग्रोथ वाली बात सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है? मतलब क्या इसके पीछे कोई एक्चुअल फ्रेमवर्क काम करता है? क्योंकि अगर मैं अचानक कह दूं कि मुझे अपनी इनकम 10 गुना बढ़ानी है, तो मेरे बोलने से थोड़ी ना बढ़ जाएगी। हाँ, सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग काम करती है। इसको समझने के लिए हमें गूगल क्रोम के बनने के टाइम पर सुंदर पिचाई की कहानी देखनी पड़ेगी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? 2008 की बात है, जब क्रोम नया लॉन्च हुआ था। तो सुंदर पिचाई का मेन ऑब्जेक्टिव था दुनिया का सबसे बेस्ट और फास्ट वेब ब्राउजर बनाना। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल की रिजल्ट डिसाइड किया, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, यानी कितने लोग इसे चला रहे हैं। तो उन्होंने अपने पहले साल का टारगेट क्या सेट किया था? उन्होंने अपने सामने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ यूजर्स का टारगेट रखा। लेकिन साल के आखिर तक वो लोग सिर्फ 10 मिलियन तक ही पहुंच पाए। वो लोग बुरी तरह फेल हो गए थे। तो आधा ही टारगेट मिला। हाँ, अब सोचिए, अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती तो वो अगले साल डर के मारे अपना टारगेट कम कर देती, शायद 12 मिलियन कर देती। बिल्कुल लॉजिकल तो यही लगता है। पर सुंदर पिचाई ने क्या किया, उन्होंने अगले साल का टारगेट सीधा डबल से भी ज्यादा कर दिया, 50 मिलियन। क्या? एक फेल होने के बाद टारगेट और बड़ा कर दिया? ये तो किसी को भी पागलपन लगेगा। देखने में लगता है, पर यही 10x थिंकिंग का मैजिक है। दूसरे साल पूरी टीम ने जान लगा दी और वो 37 मिलियन तक पहुंचे। टारगेट तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, पर तीसरे साल पिचाई ने टारगेट को सीधा 100 मिलियन कर दिया। और यहाँ पे इसका असली साइन समझना जरूरी है। जब आप किसी टीम को 100 मिलियन जैसा इम्पॉसिबल टारगेट देते हैं, तो वो टीम समझ जाती है कि पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। यानी वही पुराने एड्स और थोड़े बहुत चेंजेस से काम नहीं बनेगा। एकदम सही। 100 मिलियन तक पहुंचने के लिए उन्हें कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। उन्होंने क्रोम के कोर कोड को स्क्रैच से दोबारा लिखा ताकि वो किसी भी दूसरे ब्राउजर से फास्ट हो जाए। उन्होंने नए लैपटॉप्स के साथ क्रोम को प्री इंस्टॉल करने के डिस्ट्रीब्यूशन डील्स किए। अगर वो लोग शुरू में 15 मिलियन का सेफ टारगेट रखते तो वो कभी इतने बड़े टेक रिस्क लेते ही नहीं। और उसी 10x थिंकिंग का रिजल्ट था कि थर्ड साल उन्होंने 111 मिलियन यूजर्स का टारगेट क्रॉस कर लिया। वाह! और सिर्फ पिचाई ही नहीं, YouTube की CEO सुजन वॉजिचिकी ने भी डेली वॉच टाइम का 1 बिलियन आवर्स का टारगेट रखा था। उसने भी YouTube की दुनिया बदल दी थी। ये एग्जाम्पल्स तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक चिंता हो रही है, हम एक बहुत बड़े ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। किस फैक्टर को? देखिए अलन, हम अपने एम्प्लॉइज पर इतने बड़े 10x गोल्स का इतना भारी प्रेशर डालेंगे और ऊपर से उन्हें लगातार फेल होना पड़ेगा पहले 2 साल, तो क्या लोग मेंटल लेवल पर टूट नहीं जाएंगे? बर्नआउट की प्रॉब्लम? हाँ, क्या इससे ऑफिस में डर और टॉक्सिसिटी नहीं फैलेगी? आखिर एक मशीन और एक इंसान में फर्क होता है ना। आपने बहुत ही मैच्योर और डीप पॉइंट पकड़ा है। और जॉन डॉर ने इस किताब के दूसरे हिस्से में एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। ओके। उनका मानना है कि OKRs अपने आप में सिर्फ एक खाली ढांचा है। ओके। अगर आप उस ढांचे में ह्यूमन इमोशन, एम्पैथी और एक सही कल्चर नहीं डालेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और इसलिए उन्होंने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है जिसे वो कहते हैं CFRs। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये CFRs आखिर क्या चीज है? और R से रिकग्निशन, यानी काम को सराहना, मान्यता देना। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? क्या ये वही पुराना कॉर्पोरेट वाला एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू है जिसे बस नया और फैंसी नाम दे दिया गया? क्योंकि मैं जानता हूँ वो जो साल के एंड वाली रिव्यूज होती है ना, वो किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी होती हैं। साल भर बाद बॉस आकर बताता है कि तुमने 8 महीने पहले वो गलती की थी। हाँ, और आपने बिल्कुल ठीक शब्द चुना, पोस्टमार्टम। जॉन डॉयर कहते हैं कि पोस्टमार्टम करके आप किसी मरे हुए पेशेंट को जिंदा नहीं कर सकते। CFRs दरअसल उस पुराने सिस्टम को तोड़ने का तरीका है। अच्छा। हाँ, एडोबी जैसी इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने रियलाइज किया कि उनका जो सालाना रिव्यू सिस्टम था वो उनके एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस गिरा रहा था और मैनेजर्स के लाखों घंटे वेस्ट कर रहा था।
उन्होंने उस सिस्टम को उठाकर कचरे में डाल दिया। वेट, उन्होंने एनुअल रिव्यूज पूरी तरह बंद कर दिए, तो फिर उसकी जगह लाया क्या? उन्होंने रेगुलर चेक-इन्स शुरू किए और यही CFRs का कोर है। कॉन्वर्सेशंस का मतलब है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच रेगुलरली एक सेफ स्पेस में बात हो। फीडबैक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉस ज्ञान देगा। तो क्या एम्प्लॉय भी बॉस को फीडबैक दे सकता है? बिल्कुल, एक जूनियर भी अपने मैनेजर को बता सकता है कि सर मुझे यहाँ आपकी और हेल्प चाहिए या ये प्रोसेस ठीक काम नहीं कर रहा। और तीसरी चीज रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिवाली बोनस का वेट मत करो, छोटी छोटी जीत को टीम के सामने सेलिब्रेट करो। यानी ये साल के एंड में एक जज की तरह सजा सुनाने के बजाय पूरे साल एक कोच की तरह गाइड करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जूम पिज्जा और हेल्थ केयर कंपनी ल्यूमारिस ने भी अपने यहाँ यही कल्चर बनाया था। हाँ, और जब एम्प्लॉयज को लगता है ना कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा है, जब उन्हें लगता है कि उनके छोटे छोटे एफर्ट्स देखे जा रहे हैं, तब उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है। लॉजिक तो यही कहता है। और बिना किसी डर के ही एक इंसान अपना 100% देकर उन इम्पॉसिबल 10x गोल्स को अचीव कर पाता है। अगर OKRs एक कार का पावरफुल इंजन है, तो CFRs उस इंजन का इंजन ऑयल है। बिना तेल के चलाएंगे तो इंजन जल ही जाएगा। क्या कमाल की एनालॉजी दी आपने। अच्छा, ये सब सुनने में कॉर्पोरेट लेवल पर तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी लग रहा है, लेकिन हमारे जो श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं, हाँ, हो सकता है कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी का अपना छोटा सा बिजनेस हो या कोई बस अपनी डेली लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाना चाहता हो। क्या एक आम इंसान इस हैवी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनी पर्सनल लाइफ में उतार सकता है? इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। खुद जॉन डूअर ने किताब में अपनी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही इमोशनल एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, ऑथर ने खुद पर अप्लाई किया था? हाँ, एक टाइम था जब डूअर अपने करियर के एब्सोल्यूट टॉप पर थे। उनके पास पैसा, सक्सेस सब था, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ पूरी तरह बिखर रही थी। हो, ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है हाई अचीवर्स की। हाँ, वो अपनी बेटियों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे। तब उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर OKRs बड़ी-बड़ी कंपनियों की नैया पार लगा सकते हैं, तो मेरे अपने परिवार को क्यों नहीं बचा सकते? तो फिर एक बिलियनर वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपनी फैमिली के लिए क्या गोल बनाया? उनका ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्लियर था, अपनी बेटियों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और मेंटली वहां प्रेजेंट रहना। ठीक है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, अगर इसमें नंबर्स नहीं है तो ये सिर्फ एक विश है। इसलिए उन्होंने अपने लिए 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट की रिजल्ट्स बनाए। और वो की रिजल्ट्स क्या थे? पहला, हर महीने में कम से कम 20 दिन मुझे शाम को 6 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंचना है। ओके, टाइम बाउंड। और दूसरा यह था कि घर में घुसते ही मुझे अपने इंटरनेट का राउटर स्विच ऑफ कर देना है। वेट, सच में राउटर ऑफ? हाँ, ताकि वो स्क्रीन और ईमेल्स में उलझने के बजाय अपना पूरा ध्यान और अपनी प्रेजेंस अपनी बेटियों को दे सके। तो क्या वो इसमें कंप्लीटली सक्सेसफुल रहे? आप सुनिए सबसे रियल बात, जॉन डॉर खुद एडमिट करते हैं कि वो इस गोल में सिर्फ 70% ही पास हो पाए थे। ओह वाओ, मतलब वही 0.7 स्कोर। बिल्कुल, लेकिन उस 70% सक्सेस ने भी उनकी फैमिली डायनामिक्स और उनके रिश्तों को पूरी तरह से पॉजिटिव दिशा दे दी। ये सच में बहुत पावरफुल है। मतलब हम सिर्फ अपने काम को नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर हम इस पूरी डीप डिस्कशन से कुछ एक्शन पॉइंट्स निकालना चाहें जो हमारे श्रोता आज और अभी से शुरू कर सकें, तो वो क्या होंगे? देखिए, अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में तोड़ें, तो सबसे पहले अपने लाइफ के, चाहे काम हो या हेल्थ, बस 3 से 5 सबसे जरूरी गोल्स चुनें। प्लीज उससे ज्यादा मत रखिए। ठीक है, फोकस ऑन फ्यू। दूसरा स्टेप, उन गोल्स में रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए नंबर्स और डेडलाइन जरूर डालिए। मुझे फिट होना है, ये कोई गोल नहीं है। मुझे आने वाले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, ये एक प्रॉपर की रिजल्ट है। बिल्कुल क्लियर और मेजरेबल। और तीसरा और आखिरी स्टेप, हर हफ्ते बस 10 मिनट निकालकर खुद के साथ एक चेक इन कीजिए। देखिए कि क्या आपका ट्रैक ठीक है या आपको अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरी बुक और OKR फिलॉसफी को एक बड़े नजरिए से देखें, तो मेजर व्हाट मैटर्स बस एक और टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी की बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक फिलॉसफी है जो हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ का लिमिटेड टाइम और हमारी एनर्जी आखिर किस जगह खर्च होनी चाहिए। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पूरी किताब के कुछ मेजर टेकअवेज बहुत साफ दिखते हैं। पहला तो ये कि दुनिया में आइडियाज बहुत हैं, पर आखिर में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन ही जीतता है। आइडिया नहीं, एक्शन। दूसरा,
ट्रांसपेरेंसी और फोकस के बिना आप टीम वर्क नहीं बना सकते। तीसरा, फेलियर से डरने के बजाय जब आप 10x बड़े गोल सोचते हैं तभी आप लिमिट क्रॉस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, CFRs यानी ह्यूमन कनेक्शन, बातचीत और अप्रिसिएशन के बिना कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता। ये सारी बातें इस बात का प्रूफ हैं कि सक्सेस कभी बाई चांस नहीं मिलती। ये हमारी प्रॉपर्ली प्लान्ड प्रायोरिटीज का ही रिजल्ट होती हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, हमने देखा कि कैसे रॉकस्टार बोनो ने अपने वन कैंपेन में इन्हीं OKRs का यूज करके अफ्रीका में गरीबी के खिलाफ एक ग्लोबल मूवमेंट खड़ा कर दिया। हाँ। और कैसे सीमा वर्मा जैसी एक ऑफिसर ने अमेरिका के बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकेयर सिस्टम को बदलकर लाखों लोगों की लाइफ इंप्रूव की। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज, हमारे शहर के हॉस्पिटल्स, बच्चों के स्कूल्स या यहाँ तक कि हम अपने पर्सनल रिलेशंस में इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ले आए। वाओ! अगर सोसाइटी का हर लेवल ये तय कर ले कि हमारा आखिरी में ऑब्जेक्टिव क्या है और हम उसे कैसे नापेंगे, तो सोचिए ये दुनिया कितनी फास्ट और पॉजिटिवली बदल सकती है। ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हम सबको अकेले बैठकर डीप सोचना चाहिए। वाकई ये सच में एक ऐसा विचार है जो आज सुनने वालों के दिमाग में लंबे समय तक घूमेगा। हमने शुरू में एक ऐसी ट्रेडमिल का जिक्र किया था जिस पर हम सब भाग तो बहुत तेज रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन आज जॉन डोर और OKRs के इस डिस्कशन के बाद कम से कम हमारे पास एक क्लियर मैप है, एक प्रॉपर डायरेक्शन है। अब हमारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, बल्कि वहीं जाएगी जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। सही बात है। अगला हिस्सा सुनने के लिए और हमारे चैनल पर ऐसी ही शक्तिशाली जीवन बदलने वाली किताबों की खोज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।